जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में माउथ कैविटी के बारे में पढ़ा था, यानी मुख गुहा के बारे में पढ़ा था, जो उसमें आपका कुछ टॉपिक्स छूटा हुआ था, जो आज हम उसको कवर कर रहे हैं। और मुख गुहा के बाद से कौन कौन से भाग होते हैं आज हम लोग वो जानते हैं, क्योंकि हम इसको पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट भाग जो था मुख गुहा होता है, माउथ कैविटी होता है। तो हम जानते हैं कि माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा में जो होते हैं वह क्या होते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो हमने बताया था कि यानी कि पाचन की क्रिया अलग होती है और जो भोजन के पाचन जो पचित होता है वह अलग होता है। यानी पचाने की क्रिया में क्या क्या भाग लेते हैं, तो एक आहार नाल भाग लेते हैं, एक ग्रंथियाँ भाग लेती हैं। तो ये हमने बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, क्योंकि हमने पाचन के बारे में बताया था कि किसी भी बड़े अकार्बनिक पदार्थों को छोटे या सरल भागों में खंडित करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं मुख गुहा के कुछ भाग, यानी कि कुछ उसके अंदर लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। वह लार ग्रंथियाँ कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है, तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट होता है पैरोटिड ग्रंथि, यानी कि पैरोटिड लार ग्रंथि। ये जो होती है सबसे क्या होती है, बड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ। और यह क्या होती है, सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ होती हैं, छोटी होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ कौन होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरी होती है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथियाँ। यानी कि लार ग्रंथियाँ जो होते हैं, स्लेवर्स जो ग्लैंड होते हैं, वह स्लेवर्स ग्लैंड वह कितने होते हैं, 3 होते हैं। यानी कि क्वेश्चन ये पूछता है आप लोग से ऑब्जेक्टिव कि बताइए कि प्रत्येक मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो हम जानते हैं कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। वह कौन कौन से हैं, तो आपके सामने दे दिए हम। ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि बताइए कि मनुष्य के मुख गुहा से प्रतिदिन कितने लीटर लार स्रावित होता है, निकलता है। यानी कि हम लोगों के मुंह से प्रतिदिन यानी कि 24 घंटा के अंदर में कितना लार निकलता है। तो आप देख सकते हो 1 से 1.5 लीटर तक प्रतिदिन लार निकलता है। कहने का अर्थात इतना ज़्यादा लार बनता है हम लोगों के अंदर, यानी कि अगर हम अगर एक बोतल में हम लोग रखें तो वो बोतल में क्या हो जाएगा, भर जाता है, भर जाएगा आपका, भर कर देख सकते हैं कि वह पूरा क्या हो जाएगा, 1 से 1.5 लीटर तक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, फिर उसको उठाकर पी लेना मत। चलो देखो, तो ये हो गया सब मैंडिबुलर लार ग्रंथियाँ, सबलिंगुअल लार ग्रंथि और पैरोटिड ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियों के द्वारा होने वाले जो स्रावित होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण करते हैं। तो देखिए वही चीज़ कह रहा है कि लार ग्रंथियों में 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। वह कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है लाइसोजाइम होते हैं, ठीक। दूसरा होता है टाइलिन होता है, तीसरा होता है डायस्टोल होता है, चौथा होता है म्यूकस होता है। यानी कि ये 4 जो होते हैं वो 4 अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ का कार्य करते हैं। तो जैसे देखिए जो लाइसोजाइम होता है ये हमारे भोजन के साथ जितने भी जीवाणु यानी जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं उसको नष्ट करते हैं। कहने का अर्थात कैसे, तो देखिए हम तो भोजन को अपने मुख में लाते हैं, मुख गुहा में लाते हैं और उसको जल्दी जल्दी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाकर तुरंत घोंट जाते हैं। तो यानी कहने का अर्थात लार ग्रंथियों के द्वारा जो एंजाइम स्रावित हुआ वह उसको वहाँ पे नष्ट ना कर पाया, तो जिसके कारण से वो ग्रसनी के द्वारा होते हुए यानी ग्रासनली के द्वारा होते हुए वो कहाँ पे आया, हमारे पेट में आया। तो पेट में क्या करता है, ये यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, वहाँ पे भी वो नहीं मर पाता है। तो जैसे आगे की तरफ हमारा छोटी आंत में जाता है तो उसके बाद ये क्या करता है, लाइसोजाइम निकल कर उन सभी जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। कहता है कि चलो भाई तुम वहाँ से नहीं मर पाए तो चलो आ जाओ, पेट में आया, पेट से भी नहीं आया, तो यहाँ छोटी आंत में आते आते इसका क्या हो गया, पूर्ण रूप से यानी कि नष्ट हो गया, यानी कि नाशक, जीवाणुनाशक हो जाता है। यानी कि एक प्रकार का लाइसोजाइम क्या है, तो जीवाणुनाशक है, जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम्स है।
जो टाइलिन और डायस्टोल होते हैं, ये टाइलिन और डायस्टोल क्या होते हैं, तो यह स्टार्च को नष्ट करते हैं, यानी स्टार्च को खंडित करते हैं। तो स्टार्च कहने की मतलब क्या होता है, तो स्टार्च को हम लोग मंड या चोकर कहते हैं। कहने का अर्थात जैसे बताए हम लोग जो रोटी खाते हैं तो उसमें चोकर की मात्रा होती है। आप कितना भी क्यों ना चाल लीजिए, आप उसमें चोकर की मात्रा जरूर रहती है। अगर उसको पूरा का पूरा चोकर उसमें से निकाल दिया जाए तो वह चोकर अगर निकल जा रहा है तो वह आपका आटा ना होकर क्या कहलाता है, मैदा कहलाता है। तो मैदे की रोटी जब खाइएगा तो आपका पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो कहने का अर्थात जो रोटी होते हैं, जो चोकर होते हैं, यानी जो मंड होते हैं, स्टार्च होते हैं, उसको पाचित करने के लिए कौन से होते हैं, तो टाइलिन और डायस्टोल दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जिसके कारण से ये इनको क्या करते हैं, पाचित करते हैं। और तीसरा चौथा जो होता है यह म्यूकस होता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है। कहने का अर्थात जब भोजन, हम तो जानते हैं कि मुख गुहा में डालते हैं तो मुख गुहा के लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार निकलता है, वो पूरी अपने मिक्स करता है, यानी मिलाता है, गीला करता है। गीला करने के बाद से ग्रास नली के द्वारा होते हुए हमारे कहाँ पे आता है, अमाशय में आता है। तो यानी कि पहले तो वो वहाँ पे निकला लार ग्रंथियों के द्वारा, उसको तो गीला किया ही, गीला करने के बाद से आसानी से निगलने में मदद किया। उसके बाद से वह जब अमाशय में पहुँचता है तो 3 से 4 घंटा तक रहता है, और वहाँ से जब अगले भाग की ओर जाता है तो वो क्या करता है, यानी छोटी आंत में, तो छोटी आंत में जाने से पहले क्या करता है, उन सभी भोजन को वह चिपचिपा बना लेता है। बनाने के बाद से उसको क्या करता है, उससे निचोड़ कर अपना पूरा का पूरा प्रोटीन्स निकाल लेता है। तो यह किसका कार्य होता है, तो म्यूकस का कार्य होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ग्रसनी के बारे में, यानी ग्रसनी क्या होते हैं, ग्रसनी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब तक देख सकते हैं आप, चलिए दोस्तों देख सकते हैं ग्रसनी, यानी कि ग्रसनी में क्या क्या होते हैं। तो ग्रसनी क्या कहता है कि मुख गुहा के पिछले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। यानी कि मुख गुहा के जस्ट इसके पिछले भाग जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, ग्रसनी कहलाते हैं। इसमें दो प्रकार, यानी कि 2 छिद्र होते हैं। फर्स्ट होते हैं निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। यानी कि ये कहाँ पे है, तो आप आइनक के समय, यानी कि आईना के पास जाइए, अपने माउथ कैविटी को क्या कीजिए, फैलाइए। फैला कर आप देखिएगा तो एक उसमें लटकेना के जैसा क्या होगा, लटका होगा। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, इसमें 2 द्वार आपको दिखाई देगा। तो एक होता है निगल द्वार और एक होता है हमारा कंठ द्वार। तो ये दोनों करते क्या है, यानी कि भोजन को आसानी से ये निगल द्वार के द्वारा क्या होता है, निगला जाता है, निकाला जाता है। तो वही कहता है कि कंठ द्वार के आगे एक पट्टी के जैसे, यानी कि इसके आगे जो होती है एक एकदम पट्टी के जैसे क्या होती है, रचना बनी होती है। यानी कि पट्टी के जैसे क्या पाया जाता है, एक रचना पाया जाता है। और इस पट्टी की रचना को हम लोग क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिक्स कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिक्स कहते हैं। ठीक, तो ये रहा हम लोगों का ग्रसनी के बारे में। यानी कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट भाग, यानी कि हम लोग पढ़े उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद से माउथ कैविटी पढ़े, माउथ कैविटी में कितने प्रकार के लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद से हम लोग ने जाना ग्रसनी क्या है। अब हम लोग जान रहे हैं कि ग्रसनी के बाद से ग्रास नली, यानी कि जो ग्रास नली होता है, ग्रसनी के जस्ट अगले भाग हमारा क्या कहलाता है, ग्रास नली कहलाता है। तो यह ग्रास नली क्या होता है, तो देखिए मुख गुहा में आए हुए भोजन लार से जब मिलकर सन जाते हैं, यानी अच्छी प्रकार से मिल जाते हैं, तो उसका वह भोजन जो भोजन होता है वो अगला कहाँ जाता है, तो ग्रास नली में जाता है। यानी कि हमारा क्या है, ग्रास नली है। तो वही चीज़ कर रहा है कि मुख गुहा से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा कहाँ आता है, तो ग्रास नली में पहुँचता है। यानी कि जैसे ही हम भोजन को अंदर की तरफ निगलते हैं, यानी ढकेलते हैं, निगलते हैं, तो वो क्या करता है, कहाँ पे पर वो पहुँचता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक ऐसा क्या होता है, यानी कि हमने बताया था कि एक घुमावदार जैसी
क्या होती है, रचना पाई जाती है, जिसको हम लोग ग्रास नली के नाम से जानते हैं। और वह ग्रास नली के द्वारा भोजन क्या होते हैं, रोटेट करते हुए नीचे की तरफ में कहाँ पे आते हैं, तो हम जानते हैं कि अमाशय में पहुंच जाते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि मुख गुहा में सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा कहाँ पे पहुंचता है, तो ग्रास नली में पहुंचता है। सेकेंड इसका पॉइंट्स कहता है कि भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में संकुचन और शिथिलन होने लगता है। यानी कि जब इसमें पहुंचता है ना, तो ये क्या होता है, संकुचन और शिथिलन क्या होता है, तो यानी कि सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। आप देखते हो कभी कभी आप खेतों में जब हम पाइप के माध्यम से पानी क्या करते हैं, यानी खेतों को पटाया जाता है, तो आप देखिएगा जब पाइप हम लोग डालते हैं, पानी जब उसमें जाता है तो क्या होता है, पहले तो एकदम सिकुड़ा होता है, जैसे ही पानी जाता है तो उसमें फैलते जाता है। अगर हम वहाँ से बंद करते हैं तो आगे की तरफ पानी जाता है फैलते हुए, फिर पीछे से क्या होता है, फिर से आता है, यानी कि फिर से हमारा क्या होता है, सिकुड़ते हुए आता है। तो यानी कि फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है, आपका संकुचन और शिथिलन। तो यह दोनों मिलकर एक क्रिया क्या कहलाती है, क्रमाकुचन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रमाकुचन कहलाती है। और जब हमारे यानी कहने का मतलब, जैसे ही हम लोग भोजन मुख गुहा में डालते हैं तो उसको दांत क्या करता है, अच्छी प्रकार से छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं। साथ ही साथ लार से एंजाइम्स जो निकलते हैं उनको वहाँ पे पाचन की क्रिया के लिए वो निकलते हैं। साथ ही साथ निगलने के लिए आसानी रहता है। अगर आप ऐसे अगर खाते हो, यानी कि सूखा कोई चीज़ खाते हो, तो आकर यहाँ पे क्या होता है, अटक जाएगा, यानी कि वहाँ पे आकर रुक जाएगा। ग्रास नली की जो दीवार होगी लगेगी कि बंद हो गई है, ना ही नीचे की तरफ जाएगा ना ही ऊपर की तरफ, दिक्कत होने लगेगा, परेशानियाँ होने लगेगी। तो वही क्या करता है, लार ग्रंथियों के द्वारा लार निकलता है, भोजन में अच्छे प्रकार से सन मिल जाता है, सन जाता है। सनने के बाद से निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली में पहुंचने के बाद से उसमें क्या होता है, संकुचन और शिथिलन की प्रक्रियाएं होने लगती है। तो यह संकुचन और शिथिलन क्या कहलाती है, क्रमाकुचन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रमाकुचन कहलाती है। और उसके बाद यानी कि ग्रास नली के बाद कहाँ पे आती है भोजन, तो अमाशय में आती है। ये रहा आप लोगों के ग्रसनी और ग्रास नली के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अमाशय, उसके बाद से अमाशय के भाग कौन कौन से होते हैं। तो आप इसमें अगर जो भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको जो भी बताया गया होगा वो अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसके पिछले वीडियो में एक डायग्राम बनाकर आपको बताया कि भोजन किस प्रकार से रोटेट करते हुए कहाँ पे पहुँचते हैं और किसके माध्यम से बाहर निकलते हैं। ठीक, तो ये उसी के छोटा छोटा जो टॉपिक्स है, छोटे छोटे जो भाग हैं, इस सभी को हम लोगों ने बारी बारी से क्या किया, डिस्कस करते गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक्स जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों बहनों को यह वीडियो दिखाएं। साथ ही साथ उनको क्या हो, जो नॉलेज नहीं मिलता हो वो इससे आपको नॉलेज मिल सकेगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।